Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 24 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। निबंध का शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। अतः किसी विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचारों को कलमबद्ध करने की प्रक्रिया को निबंध कहते हैं। निबंध लेखन संबंधी जानने योग्य बातें। 1. सबसे पहले निबंध की एक सीमा निश्चित कर लेनी चाहिए। सामान्यतः निबंध 200 से 250 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। 2. निबंध लिखने के लिए 2 बातों की आवश्यकता है, भाषा और भाव। 3. निबंध के विषय की रूपरेखा बनाकर उन्हें अलग अलग अनुच्छेदों में बांटकर लिखिए। 4. अपने विचार छोटे छोटे वाक्यों में लिखने चाहिए। सब वाक्य एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए। 5. अपनी बात के समर्थन में किसी कवि या लेखक की पंक्तियां या अन्य उद्धरण भी दिए जा सकते हैं। इससे हमारी बात का पक्ष मजबूत होता है और निबंध प्रभावशाली लगने लगता है। 6. जहां आवश्यकता हो वहां मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इससे भाषा प्रभावोत्पादक और सरस बन जाती है। 7. निबंध की भाषा सरल, सुबोध और सरस होनी चाहिए। एक जीवन में अनुशासन का महत्व। Importance of discipline in life. अनुशासन शब्द अनु और शासन के मेल से बना है, जिसका अर्थ है शासन के अनुसार या पीछे। व्यावहारिक रूप से अनुशासन का अर्थ नियमों और कानूनों का स्वेच्छा से पालन करना है। जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है, अपने शिक्षकों की आज्ञा मानना और विद्यार्थी जीवन के नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। हर विद्यालय के अपने नियम और परंपराएं होती हैं। जो विद्यार्थी उनका पालन करते हैं, उन्हें अनुशासित कहा जाता है। अनुशासन का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। वह समाज और देश कभी उन्नति नहीं कर सकता जिसके नागरिक अनुशासनहीन हो। यह बात परिवार पर भी लागू होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन का पहला पाठ बालक विद्यालय में ही सीखता है। घर पर तो माता पिता लाड़ प्यार में बच्चों को अनुशासित करने के लिए कठोर रवैया नहीं अपना पाते, लेकिन विद्यालय में बच्चा अपने आप दूसरे बच्चों को देखकर अनुशासन में रहना सीख जाता है। जो बालक विद्यालय में अनुशासन सीखकर बाहर निकलता है, वह जीवन के किसी कदम पर हार नहीं मानता और अनुशासन में रहते हुए सफलता के सोपान चढ़ता चला जाता है। ऐसे युवक ही परिवार, समाज और देश को गौरव प्रदान करते हैं। जो छात्र अनुशासन में रहना सीख लेता है, वह अपने सभी काम समय पर पूरा करता है और किसी काम को कल पर नहीं छोड़ता, क्योंकि कल करने वालों का कल कभी नहीं आता। उनके काम सदा अधूरे रहते हैं और उन्हें जीवन में मनचाही सफलता कभी नहीं मिलती। समय पर सोना, समय पर जागना, अपना काम समय पर पूरा करना, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, अच्छी संगति में रहना, बड़ों की बात ध्यान से सुनना, किसी की कोई चीज न चुराना, किसी प्रकार की तोड़ फोड़ न करना, क्रोध न करना और शांत रहना। इन सब बातों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासनहीन व्यक्तियों का जीवन व्यवस्थित नहीं होता। आप जब कभी उनके पास जाएंगे, कमरे में उनका सामान इधर उधर बेतरतीब बिखरा मिलेगा। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, वह समय पर नहीं मिलेगी। फिर उसे खोजने में बहुमूल्य समय बर्बाद होगा। इस प्रकार जो समय काम करने में लगना चाहिए था, वह इस तरह नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, उसके सब काम समय पर पूरे होते हैं तथा उसे अधिक मेहनत करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति जीवन की दौड़ में बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं,
तो अपने आप को अनुशासन में रखने की आदत डालिए। यह आदत आसानी से नहीं पड़ती, लेकिन जब पड़ जाती है तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। 2 कंप्यूटर एक चमत्कार। कंप्यूटर अ मिरेकल। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज जिधर नजर डालिए कंप्यूटर का ही बोलबाला है। लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। लोगों के बीच कंप्यूटर की मांग लगातार बढ़ रही है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबज नामक व्यक्ति ने किया था। उसने 19वीं शताब्दी के शुरू में एक ऐसा यंत्र बनाया जो लंबी लंबी गणनाएं करके उन्हें छाप देता था। यही पहला कंप्यूटर था। उसके बाद कंप्यूटर में और सुधार होते गए और अब यह अपने अत्यंत विकसित रूप में हमारे सामने है, जो जटिल से जटिल गणनाओं को चुटकी बजाते हल कर देता है। कंप्यूटर में एक केंद्रीय मस्तिष्क होता है जो अपने काम संकेतों की गणितीय भाषा में करता है। कंप्यूटर से कराई जाने वाली गणना के लिए विशेष भाषा में संकेत तैयार कराए जाते हैं। इन संकेतों और निर्देशों को कंप्यूटर का प्रोग्राम कहते हैं। अक्षरों और शब्दों को भी संकेतों में बदला जा सकता है। इसलिए पत्रों, फाइलों और पुस्तकों को भी कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। आजकल कंप्यूटर का उपयोग सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों के वातानुकूलित कक्षों तक सीमित नहीं रह गया है। आजकल तो कंप्यूटर का प्रयोग बहुत व्यापक हो गया है और कार्यालयों से अधिक लोगों के हाथों में कंप्यूटर हैं। बैंक, वैज्ञानिक अनुसंधान, दूर संचार, मनोरंजन, उद्योग, पुस्तक और समाचार पत्र प्रकाशन, परिवहन, कला, युद्ध आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। इंटरनेट ने तो कंप्यूटर को घर घर में पहुंचा दिया है। इससे सूचना और ज्ञान का खजाना आदमी के हाथ लग गया है। आज इंटरनेट पर कोई भी जानकारी मिनटों, सेकंडों में मिल जाती है। यह चमत्कार कंप्यूटर के कारण ही संभव हुआ है। आज के समय में कंप्यूटर ज्ञान से रहित आदमी अनपढ़ सा प्रतीत होता है। 3. नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारत के महान नेताओं में लिया जाता है। उन्होंने अपना सारा जीवन अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु राष्ट्र के लिए ऐसा नुकसान है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा राज्य के कटक जिले में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उनके पिता एक प्रतिभावान एवं विख्यात वकील थे। उनकी माता एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी। बचपन से ही उन्होंने ऐसे लक्षण दिखा दिए थे जो उनके असाधारण व्यक्तित्व के घातक थे। वे अध्ययन में बहुत श्रेष्ठ थे। एक बार एक अंग्रेज प्राचार्य ने उनकी मातृभूमि का अपमान करते हुए व्यंग्य किया। बालक सुभाष मातृभूमि के इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने प्राचार्य को पीट डाला। परिणाम स्वरूप उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। कटक से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। प्रथम श्रेणी में उन्होंने BA की परीक्षा पास की। तत्पश्चात वे इंग्लैंड गए और वहां वेम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उन्होंने ICS की परीक्षा पास की, ब्रिटिश प्रशासनिक सेवाओं में प्रविष्ट हुए, लेकिन मातृभूमि की दास्ता उन्हें नौकरी नहीं करने दे रही थी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त कर ली। उस समय गांधी जी ही सर्वेसर्वा थे। गांधी जी अहिंसा की नीति में विश्वास करते थे। सुभाष इस नीति में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वह कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक से संबद्ध थे। सन 1939 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया, लेकिन वह वहां से बच निकले और जर्मनी चले गए।
हिटलर ने उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ किया और हर संभव सहायता देने का वचन दिया। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसमें भारतीय युद्धबंदी और सुदूर पूर्व के निवासियों को शामिल किया गया। उन्होंने नवगठित सेना को प्रशिक्षण दिया। जापान की मदद से उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया। यह सच्ची राष्ट्रीय सेना थी, क्योंकि इसमें देश के सभी धर्मों से संबंधित सैनिक थे। इस सेना के सभी सिपाही अंग्रेजी सत्ता से भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर थे। हमारे देश के इस महान सपूत का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया, लेकिन वे आज भी सभी भारतवासियों के दिलों में जीवित हैं और हम सबके प्रेरणा स्रोत भी हैं। नेताजी के प्रसिद्ध नारे थे, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आदि। 4. ग्रीष्म ऋतु की दोपहर, समर आफ्टरनून। ग्रीष्म ऋतु की दोपहर सूर्यदेव के प्रचंड रूप का प्रतीक है। प्राणियों का कंठ सूखा जाता है, पेड़ पौधे झुलस जाते हैं, आलस्य, थकावट और उदासीनता सर्वत्र दिखाई देती है। मच्छर, मक्खी और क्षुद्र जीव जंतु भी किसी कोने में, किसी शीतल स्थान में आश्रय ग्रहण करने लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु वैसे ही कष्टदायक है, उस पर ग्रीष्म की दोपहरी का तो कहना ही क्या। भगवान भास्कर आकाश के मध्य में स्थित होकर अपनी तीक्ष्ण किरणें रूपी बाणों से सबको आहत कर देते हैं। धरती की तपन बढ़ रही है, उसमें दरारें आ गई हैं। तारकोल की सड़कें पिघल रही हैं। धरती का जल पाताल की गहराई तक पहुंच गया है। घर के फर्श भी गर्म हो गए हैं। खिड़की से गर्म वायु का आता झोंका त्वचा को झुलसा रहा है। गर्म हवा लू का रूप धारण कर न जाने कब किसे अपनी चपेट में ले ले। छाया को भी छाया की आवश्यकता है। हमारे देश के इस महान सपूत का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया, लेकिन वे आज भी सभी भारतवासियों के दिलों में जीवित हैं और हम सबके प्रेरणा स्रोत भी हैं। नेताजी के प्रसिद्ध नारे थे, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आदि। 4. ग्रीष्म ऋतु की दोपहर, समर आफ्टरनून। ग्रीष्म ऋतु की दोपहर सूर्यदेव के प्रचंड रूप का प्रतीक है। प्राणियों का कंठ सूखा जाता है, पेड़ पौधे झुलस जाते हैं, आलस्य, थकावट और उदासीनता सर्वत्र दिखाई देती है। मच्छर, मक्खी और क्षुद्र जीव जंतु भी किसी कोने में, किसी शीतल स्थान में आश्रय ग्रहण करने लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु वैसे ही कष्टदायक है, उस पर ग्रीष्म की दोपहरी का तो कहना ही क्या। भगवान भास्कर आकाश के मध्य में स्थित होकर अपनी तीक्ष्ण किरणें रूपी बाणों से सबको आहत कर देते हैं। धरती की तपन बढ़ रही है, उसमें दरारें आ गई हैं। तारकोल की सड़कें पिघल रही हैं। धरती का जल पाताल की गहराई तक पहुंच गया है। घर के फर्श भी गर्म हो गए हैं। खिड़की से गर्म वायु का आता झोंका त्वचा को झुलसा रहा है। गर्म हवा लू का रूप धारण कर न जाने कब किसे अपनी चपेट में ले ले। छाया को भी छाया की आवश्यकता है। कवि बिहारी लाल कहते हैं, बैठी रही अति सघन बन बैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छा। मानव और पशु पक्षी तो व्याकुल हैं ही, छाया भी आहत और दुखी है। छाया को भी आश्रय चाहिए। पथिक भी जब जेठ की दोपहरी में पेड़ की छाया में कुछ देर विश्राम करते हैं, तो उन्हें पूरा आराम नहीं मिल पाता। गर्मी की दोपहर में एक ही मांग है, ठंडे पानी की। जल जितना शीतल हो उतना अच्छा। पानी कितना भी पिया जाए, संतुष्टि नहीं होती। सारा पानी पसीने के रूप में निकल जाता है। ऐसे में मजदूरों की क्या हालत होती होगी वर्णन नहीं किया जा सकता। पर उन्हें तो काम करना ही है। कच्ची ईंटें बनानी है, भवन निर्माण करना है, रिक्शा चलाना है, आदि आदि कितने ही काम करने हैं।
पसीने से लथपथ, प्यास से व्याकुल मजदूर पत्थर तोड़ ही रहा है। पेट की ज्वाला उसे दोपहरी में भी आराम नहीं करने दे रही। गर्मी की दोपहर को तो झेलना ही है, पर कैसे बिजली के पंखे भी तो गर्म हवा ही छोड़ रहे हैं। फिर भी पंखे से पसीने से रक्षा तो हो ही जाती है। शहरों के लोगों ने अपने घर कूलर लगा रखे हैं। अमीरों के घर पर एसी लगे हुए हैं। महानगरों की भीषण गर्मी से छुटकारा पाने के लिए परिवार सहित लोग पर्वतीय स्थलों में चले जाते हैं, मगर समर्थ नागरिक ही ऐसा कर सकते हैं। आम नागरिकों के लिए तो बर्फ ही मिल जाए तो बहुत है। खीरा, ककड़ी, पुदीने का शरबत, बेल का शरबत आदि ग्रीष्मकालीन दोपहरी के लिए किसी वरदान से कम नहीं। दोपहर की गर्मी से बचने के लिए आम नागरिक अपना अधिकांश कार्य प्रातः या सायं ही निपटाते हैं। शिक्षा संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया जाता है। बहुत से कार्यालय भी सुबह से लेकर मध्याह्न तक खुले रहते हैं। यदि दोपहर में निकलना ही पड़े तो छाता लेकर या सिर पर तौलिया, टोपी या पगड़ी बांधकर निकलते हैं। ग्रीष्म की दोपहरी कई दृष्टि से लाभप्रद भी है। खेतों में लगी फसलें पकती हैं। ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, आड़ू, आलू बुखारे आदि के अधिक उत्पादन के लिए दोपहर की कड़ी धूप लाभप्रद है। पेड़ों में लगे आमों को भी पकने का अवसर मिलता है। दोपहर की गर्मी पर्वतों के हिम को पिघलाकर बहुत सी नदियों को सदानीरा बनाती है। समुद्र का जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है, जो कालांतर में मानसून का रूप धारण कर लेता है। मच्छरों एवं हानिकारक कीटाणुओं का सफाया हो जाता है। ग्रीष्म की दोपहरी प्रकृति का ही एक रूप है। हमें उसके इस भीषण रूप का भी स्वागत करना चाहिए। Like, share and subscribe.